ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु एच.एस. शीला श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर शीला ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर एच.जी. सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको हम लोग ही किस तरह से बहुत तुच्छ जानते हैं। हम लोग ही अपने इंडियन कल्चर का रेस्पेक्ट नहीं करते। आज मैक्सिमम जो हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं, यदि उन सबको क्या चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े। और इंग्लिश, अगर कोई कितना भी किसी को अगर नॉलेज नहीं है लेकिन अगर इंग्लिश किसी का परफेक्ट है तो वो बड़ा कॉलर टाइट करके रहता है और हम लोग भी बड़ा उसका रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यदि कोई संस्कृत में बात करता है, संस्कृत तो अवेलेबल ही नहीं है, हिंदी में कोई बात करता है तो उसको हम बड़ा ही एक तुच्छ दृष्टि से हम उसको देखते हैं। तो हमारे कल्चर का ये सारा जो स्वरूप हुआ है, जो बिल्कुल ना हम इंडियन है पूरी तरह से, ना हम ब्रिटिश हैं, जो हमारा ये इस तरह से पूरा खिचड़ी बन गया है, ये सब हुआ कैसे? इसके हम सभी को जानना चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह का था और आज किस तरह का है। आपका एग्जाम्पल, मान लो आपका परिवार बहुत सुख से रह रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है, घर में जॉइंट फैमिली है, दादा दादी भी हैं और बच्चे पोते सब हैं और बहुत आइडियल फैमिली है। अचानक से कोई गेस्ट आता है, बहुत प्यार से आप उसको रखते हैं, थोड़े दिन वो रहता है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या करता है वो घर में ही इस तरह की बच्चों के अंदर ये डाल देता है ऐसी फीलिंग कि नहीं, ये जो तुम रेस्पेक्ट करते हो, हाथ जोड़ते हो, ये सब बेकार है, ऐसे नहीं, इससे मीन्स आपका स्टेटस जो है वो कम होता है, इस तरह का वो डाल के आपके अंदर चला जाता है और फिर आप उसको अपना लेते हो। तो क्या हुआ, वो फैमिली ही धीरे धीरे बिल्कुल बिखर जाती है। सेम यही हमारे साथ हुआ है कि हमारा जो इतना सॉलिड जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको तोड़ मरोड़ दिया गया और फिर जो आज हमारे पास है वो उसने हमें मेंटली गुलाम बना दिया। मतलब हम शरीर से तो हिंदू हैं लेकिन मेंटली हम सोचते हैं कि वो दूसरा कल्चर जो है वो हमसे श्रेष्ठ है। कैसे इसका जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, इसके ऊपर भी कुछ ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने कुछ रिसर्च किया, कुछ पता किया। और क्योंकि हम उन लोगों की बात बहुत मानते हैं, हम सब लोग उनको कॉपी करना चाहते हैं। यदि आज हम अपनी इंडियन ड्रेस कोई पहनता है, धोती कुर्ता, या फिर इंडियन हिसाब से यदि हम कुछ अपना खाना भी खाते हैं या फिर हम कोई इंडियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम खुद ही अपने आप को बहुत, दूसरा तो आपको हीन समझाते ही है और हम भी खुद अपने आप को उसी तरह से समझने लगते हैं। हम अपने कल्चर का वैल्यू नहीं करते, उनका कल्चर का हम रेस्पेक्ट करते हैं। कहीं कोई दूसरी कंट्री में ऐसा होगा क्या कि वो अपने कल्चर का वैल्यू ना करे और हमारे इंडियन कल्चर का रेस्पेक्ट करे? तो ये सब हुआ कैसे? जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे तो उस समय उन ब्रिटिश में एक विलियम एडम थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हिस्सा है हाउस ऑफ लॉर्ड। उसमें वो बहुत दिनों तक सांसद था। उसको एक बहुत वहाँ पे बहुत ऊंचा अधिकारी था और उसको इंडिया भेजा गया एक ऊंचा अधिकारी बना के, और इंडिया में वो करीब 40 साल रहा। शायद विलियम एडम का नाम हमने नहीं सुना होगा लेकिन मैकॉले का नाम मोस्टली सभी ने सुना है। तो ये मैकॉले का बॉस था और ये इतना ऊंचा अधिकारी था कि अगर ये यहाँ पे गवर्नर जो होते थे और वायसराय, अगर उनको यदि ये कुछ बोल देता था ना, कोई सजेशन दिया इसने, तो उस सजेशन का उनको कानून बनाना ही पड़ता था। इतना ऊंचा अधिकारी था ये। तो मैकॉले जो होता है वो इसके अंडर में ही काम कर रहा था। मैकॉले को दिया था कि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में वो पता करे। तो वो जो भी पता करता था वो सब जाके अपने बॉस को बताता था। और इसका बॉस जो है विलियम एडम, उसने क्या किया, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट थी 1780 पेज की। 1780 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की और उसको फिर हाउस ऑफ कॉमन जो है उसमें उन्होंने प्रेजेंट किया उस रिपोर्ट को। और जो वहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड में जो भी इस तरह के आर्गूमेंट्स होते हैं उसका क्या डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में वो प्रिजर्व रहते हैं। और वहाँ की एक प्रिंटिंग प्रेस है हंसार्ट, वो उसको समय समय पे पब्लिश करती रहती है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो
एक बार मैकॉले और ये विलियम एडम, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की शिक्षा के बारे में और भारत को हम कैसे गुलाम बनाएं उसके बारे में वहाँ पे बात हो रही है। ये बात है 2 फरवरी 1835, 2 फेब 1835 की बात है ये। तो हाउस ऑफ कॉमन में मैकॉले जो है वो भाषण दे रहा है और वो बोल रहा है, आई हैड ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया मतलब मैंने पूरा भारत भ्रमण किया। मैं पूरा पूर्व गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, मध्य भारत देखा, भारत का बाहरी हिस्सा देखा, आंतरिक हिस्सा देखा, मैंने पूरा भारत ट्रेवल किया, लेकिन मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी बेरोजगार नहीं मिला और एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो पर आश्रित हो, मतलब जो अपने लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1835 मतलब आज से कितना टाइम पहले हो गया, 200 साल करीब पुरानी बात है ये। तो अब उसने जब ये बोला कि वहाँ पे एक भी कोई बेरोजगार नहीं है, भिखारी नहीं है, और उसने इवन ये बोला कि मैंने बहुत सारे कंट्रीज घूमे हैं, फ्रांस, जर्मन, यूरोप तो पूरा देखा है, और मैंने बहुत सारी कंट्रीज मैंने घूमे हैं, और उन सब मतलब पूरा यूरोप की भी अगर आप वेल्थ निकालो और इंडिया के एक सिटी की वेल्थ निकालो तो इंडिया की एक सिटी की वेल्थ पूरे यूरोप की वेल्थ से ज़्यादा है। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा उससे कि कौन सा सिटी है वो, तो उसने बताया सूरत। मतलब इतनी धन संपदा वैभव था सूरत में। तो अब उसने बोला कि जहाँ पे इस तरह का सिस्टम है, सब लोग इतने वेल्दी हैं और कोई वहाँ पे बेरोजगार नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, तो ऐसे देश को गुलाम बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उसने बोला मैं बोलूँगा कि असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो उन्होंने बोला कि कैसे करें हम ये, तो उसने मैकॉले, आपके पास कोई योजना है, इसको हम कैसे गुलाम बना सकते हैं? तो उसने बोला कि इनको गुलाम बनाने के लिए पहले हमें इनकी जो धन वैभव संपत्ति जो सब है ना वो खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा वहाँ पे सांसद ने कि उसको कैसे खत्म करेंगे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके उनकी जो धन वैभव संपत्ति है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कैसा है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की लिटरेसी कितनी है वहाँ पे, तो उसने क्या बोला कि वहाँ पे निरक्षरता 0 है, वहाँ पे निरक्षरता 0 है। उसने बताया साउथ इंडिया में आप देखोगे तो 100% साक्षर हैं, पश्चिम भारत में देखेंगे तो 98% है, उत्तर भारत में 82% है, मध्य भारत में 87% है, मतलब लगभग वहाँ पे जो साक्षरता है वो 100% है। तो उन्होंने पूछा, वहाँ पे किसी सांसद ने पूछा कि यदि वहाँ पे 100% है तो हमारे इंग्लैंड की जो जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, तो वहाँ की साक्षरता के बारे में क्या है? तो उसने बोला मैं तो क्या बताऊँ, यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं, आप इनसे पूछ लो। तो जब उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या हालत है, तो उन्होंने बताया यहाँ पे लगभग 17% साक्षरता है, 17% यहाँ पे साक्षरता है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया में ये कैसे पॉसिबल है, उससे क्वेश्चन पूछा, तो उसने बताया इंडिया में 7,32,000 वो है रेवेन्यू गांव, राजस्व गांव जो होता है ना, जिनको राजस्व मिलता है, राजस्व गांव है 7,32,000। तो उन्होंने पूछा ऐसे कितने गांव हैं फिर जिनको राजस्व नहीं मिलता, जो राजस्व गांव नहीं है? तो उसने बोला ये डाटा मेरे पास नहीं है, पर राजस्व गांव पे 7,32,000 हैं और हर राजस्व गांव में एक गुरुकुल है। उन्होंने पूछा गुरुकुल क्या है, तो हम जिसे स्कूल कहते हैं, मतलब मैं स्कूल बोल रहा हूँ उसे, उसको वो लोग गुरुकुल कहते हैं, और गुरुकुल के इक्विवेलेंट वर्ड कोई मेरे पास नहीं है अभी, इसलिए मैं उसको स्कूल कह रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि होता मतलब ये गुरुकुल जो है ना, इसमें कितने स्टूडेंट्स होते हैं और क्या होता है यहाँ पे? तो उन्होंने बताया यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। और उसने बताया कि जो सबसे छोटा गुरुकुल मैंने देखा वो 200 स्टूडेंट का था, और जो सबसे बड़ा गुरुकुल देखा वो 20,000 स्टूडेंट का था, उसमें 20,000 स्टूडेंट थे। तो उन्होंने पूछा कि अगर 20,000 स्टूडेंट हैं किसी गुरुकुल, जो बड़े वो हैं गुरुकुल है, उनमें 20,000 स्टूडेंट हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसे होती है? तो मैकॉले बोलता है कि वहाँ पे मॉनिटोरियल एजुकेशन है। मॉनिटोरियल मतलब एक आचार्य है, वो आचार्य ने कुछ विद्यार्थी वर्ग को तैयार किया, मान लो 50 विद्यार्थी वर्गों को तैयार किया, वो क्या करेंगे फिर अपने से नीचे वालों को एजुकेशन देंगे, फिर उनसे नीचे वालों को एजुकेशन देंगे। मतलब इसको इस तरह से समझ सकते हैं
कि स्कूल में मान लो कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है तो वो क्या कर रहा है, साथ में 10th वाले को पढ़ा रहा है, और 10th का जो है वो अपने से नीचे वाले 5th या 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है। इस तरह से ये सिस्टम है वहाँ पे। और उन्होंने बताया कि जो 20,000 वाले, ऐसे बहुत सारे गुरुकुल हैं, एक ही तो नहीं है, बहुत सारे गुरुकुल हैं जिनमें 20,000 स्टूडेंट हैं, उनके जो आचार्य हैं उनको बोलते हैं कुलपति। जैसे हम वीसी बोलते हैं ना आज, तो उसको बोलते हैं कुलपति। और उन्होंने पूछा कि फिर वहाँ पे किसी सांसद ने पूछा कि ठीक है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमने सुना है कि वहाँ पे ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार है, बाकी वर्णों को नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे हर वर्ण के विद्यार्थी आते हैं। वहाँ पे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हर वर्ण के विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं। और इवन साउथ में तो शूद्र वर्ण के जो हैं वो ज़्यादा हैं। और बोले हर वर्ण के विद्यार्थी के साथ साथ वहाँ पे स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती है, मतलब, और साउथ में स्त्रियां ज़्यादा हैं। उसने रेशो भी दिया कि साउथ में, दक्षिण भारत में 58% लड़कियां हैं और लड़के 42% लड़के हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसा पॉसिबल है कि वहाँ पे लड़कियां 58% है। तो उसने बोला वहाँ पे लड़कियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। और इसका उसने बताया कि वैसे भी यदि हम देखें तो 1881 में जब फर्स्ट सेंसस यहाँ पे करवाया था अंग्रेज़ों ने, उस टाइम पे जो महिला थी वो 53% थी और पुरुष 47% थे। तो महिलाओं का रेशो ज़्यादा था। फिर उन्होंने बताया कि क्या सबको, जो लड़के लड़कियां, सबको एक ही आचार्य पढ़ाते हैं, एक ही तरह से पढ़ाते हैं। उन्होंने बोला कि जो लड़कियां हैं उनको महिलाएं पढ़ाती हैं और जो लड़के हैं उनको आचार्य पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे महिला भी बहुत शिक्षित हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था पहले कि नारी शिक्षा नहीं है, जो बाद में इसके लिए नारे लगते हैं, या नारी लिबरेशन, वुमेन लिबरेशन, ऐसा हमारे इंडिया में नहीं था। ये बाहर से उन्होंने इसको डाला है वहाँ पे स्टार्टिंग से ही। और वैसे भी हम और पीछे जाएं वैदिक एरा में तो मैत्रेयी है, गार्गी है, बहुत ऐसी बहुत लर्न लेडीज के नाम उसमें आते हैं। अब उन्होंने पूछा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, जो आचार्य वर्ग हैं, उनको और शिक्षाएं कैसे मिलती हैं। तो उन्होंने बताया हर गुरुकुल से जुड़े हुए उच्च अध्ययन केंद्र हैं। गुरुकुल तो है ही है, उससे जुड़े हुए उच्च अध्ययन केंद्र हैं, और उन उच्च अध्ययन केंद्रों वो जो है वो अध्यापकों तैयार करते हैं। जैसे आज हम समझ लें बीएड एमएड जैसे पढ़ाया जाता है अध्यापकों को तैयार करने के लिए, लेकिन अभी तो क्या हुआ है, सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है, लेकिन वहाँ पे पहले पूरा प्रैक्टिकली उनको तैयार किया जाता है। फिर वहाँ पे एक सांसद ने पूछा कि ना वहाँ पे कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो उन्होंने बताया वहाँ पे 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो उन्होंने पूछा 18 सब्जेक्ट में ऐसा, मतलब कुछ सब्जेक्ट जो मेन है या कैसे, मतलब किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बताया, इसने मैकॉले बता रहा है कि सबसे पहले मैथ्स कंपलसरी है, सबको पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग से। और मैथ्स में वो पढ़ते हैं वैदिक मैथ्स, जो कमर्शियल मैथ है वो नहीं पढ़ते, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हम लोग करते हैं उनका इंटरेस्ट है वैदिक मैथ में। तो आज भी वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स सुन के, पहले क्या होता था, मतलब सिर्फ सोच के कैलकुलेशन कर देते थे, फिंगर्स पे कैलकुलेशन कर देते थे। आज तो हम लोग इतने, हम बोलते हैं कि हम एडवांस हो रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड देखो ना, अभी हमें कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। और पहले अब खुद भी एक्सपीरियंस करें तो हमारे भी पहले 1-2 जनरेशन पहले भी जो हमारे ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, वो भी टिप्स पे कैलकुलेशन कर देते हैं। वैदिक मैथ्स पढ़ते थे। फिर उसके बाद आती थी खगोल शास्त्र पढ़ते थे, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, फिर या एस्ट्रोनॉमी। फिर उसके बाद पढ़ते थे वो मेटलर्जी, और मेटलर्जी के बाद होते थे कारीगरी मतलब जैसे कि जैसे बांस के कारीगर, बांस से कलाकृतियां बनाई, पत्थर के कारीगर, लकड़ी के कारीगर, ऐसे अलग अलग कारीगरी। और फिर एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको हम अभी मॉडर्न सब्जेक्ट मानते, वो हमारे यहाँ तब पढ़ाया जाता था 18वीं शताब्दी में, उससे पहले एस्ट्रोफिजिक्स। फिर उसके बाद एल्केमी, फिर उसके बाद चिकित्सा। इसमें भी दोनों, एक तो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, एक सर्जरी, औषधि विज्ञान और शल्य क्रिया विज्ञान दोनों हैं। फिर ऐसे ऐसे करके उसने पूरे 18 सब्जेक्ट गिना दिए। तो उन्होंने बोला पढ़ते कैसे हैं, कि स्टार्टिंग से ये सब्जेक्ट सारे पढ़ते हैं या कैसे पढ़ते हैं। उसने बोला नहीं, वहाँ पे पहले एक सब्जेक्ट पढ़ाया, जब वो खत्म हो गया, मान लो एक साल कुछ महीने या जो भी है, जैसे वो खत्म होगा तब वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि ना ऐसे इतने सारे सब्जेक्ट कोई पढ़ कैसे लेता है। तो बोलते हैं कि जब बच्चा गुरुकुल में जाता है 5 साल का होता है, और जब बाहर निकलता है वहाँ से 21-22 साल का होता है, तो लगभग उसको 15-16 साल मिलते हैं गुरुकुल में। तो उन 15-16 सालों में उनकी इस तरह से व्यवस्था है कि ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता है।
और इसमें क्या है कि जैसे ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो सबको पढ़ने हैं, बेसिक नॉलेज सबको मिलती है वाली, और उसके बाद किसी एक सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो अब उन्होंने पूछा कि ठीक है, फिर वहाँ पे पढ़ने के बाद क्या एग्जाम होते हैं उनको, उनके लिए कैसे इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन का मेथड क्या है। तो उन्होंने बोला कि ना वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब होल ईयर यू आर लर्निंग इन द क्लासरूम एंड एट लास्ट यू आर वॉमिटिंग ऑन द आंसर शीट, कि पूरे साल हमने रट्टाफिकेशन और वो रट्टा मारा और हमने लास्ट में उसको क्या किया, कॉपी पे हमने उसकी वॉमिटिंग कर दी, मतलब उसको उगल दिया और उससे निर्णय ले लिया कि कौन बेटर है कौन नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला वहाँ पे जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ाया उसके बाद उनको कुछ काम दे दिया जाता है और उस काम को फिर दूसरा पढ़ाया कुछ काम दिया, तो उस काम को वो कितनी कुशलता के साथ करते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इनका इंटरेस्ट किस चीज में है और फिर उसमें उसको तैयार किया जाता है। और यहाँ पे अब इंग्लैंड की सिचुएशन पूछ रहे हैं, इंग्लैंड की सिचुएशन कैसी है, यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, तो उसने बताया यहाँ पे करीब 250 करीब स्कूल्स हैं, 240 उसने बोला था, और जहाँ पे केवल बाइबल पढ़ाई जाती है और वो भी संडे स्कूल्स के नाम से हैं, संडे को बाइबल्स पढ़ाई जाती है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसको और एक्सप्लेन किया कि यूरोप में जो दार्शनिक हुए हैं जिनको जीसस क्राइस्ट के बाद जिसका नाम लिया जाता है वो है प्लेटो, मतलब हर बुक जो है उसमें प्लेटो का फुटनोट जो है बस उससे आगे वो नहीं जाती। मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है कि यूरोप की पूरी सभ्यता प्लेटो के फुटनोट की जैसी है। और प्लेटो की दो बहुत फेमस बुक हैं, द रिपब्लिक और लॉस। उसमें प्लेटो क्या बोल रहा है द रिपब्लिक में कि शिक्षा की जरूरत केवल प्रभु वर्ग को है। मतलब क्यों ऐसा है वहां पे कि स्कूल्स इतने कम है, क्यों वहां पे एजुकेशन नहीं है, तो उसका रीजन दे रहे हैं कि वो पूरे प्लेटो को फॉलो करते हैं। प्लेटो उनके लिए भगवान के जैसे है। और प्लेटो ने रिपब्लिक में लिख दिया कि शिक्षा की जरूरत प्रभु वर्ग, मतलब जो राजा है और उसके मंत्री हैं, केवल उनको शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि उनको क्या देने हैं, आदेश देने हैं। जनता को तो सिर्फ उसको फॉलो करना है, तो जनता को तो शिक्षा की जरूरत है नहीं, वो तो सिर्फ फॉलो करेगी, लेकिन जो आदेश दे रहा है उसको शिक्षा की जरूरत है। और इसके उसने बोला कि ना फिर शिक्षा ये मिलेगी कैसे, शिक्षा की जरूरत है तो स्कूल्स बनाए जाएं। बोले नहीं, स्कूल में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, केवल राजा और मंत्रियों को लेनी है ना, तो कोई टीचर को पकड़ लाओ, राजा को शिक्षा देगा, किसी को पकड़ लाओ वो राजा के बच्चों को दे देगा, किसी को पकड़ लाओ वो मंत्रियों को शिक्षा दे देगा। स्कूल में पैसा क्यों खर्च करना। तो यहाँ पे फिर जो ये है प्लेटो है, इसका शिष्य जो आया अरिस्टोटल, जैसे अरस्तु भी बोलते हैं, फिर रूसो, वो सब भी प्लेटो की बात से सहमत थे, उन्होंने भी सेम वही दिया। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो हमारे सबसे पहला स्कूल उन्होंने उधर ही चर्च के पीछे की जो जगह थी उसमें खोला था, संडे स्कूल्स के नाम से थे। और जो स्कूल है वहाँ पे स्पेस इतना कम है, वहाँ पे बोलते हैं ब्रेथिंग स्पेस, कि ब्रेथिंग स्पेस भी नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे, इतना कम था। लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे बताते हैं कि जो गुरुकुल थे 25-25 एकड़ में गुरुकुल बने हुए थे, इतने बड़े बड़े गुरुकुल थे। और उनमें रेजिडेंशियल भी थे, मतलब बच्चे वहीं पे रहते थे तो वहाँ पे सारी चीजें सीखते थे, और डे स्कूल्स टाइप भी थे कि बच्चे आते थे, पढ़ते थे और फिर घर चले जाते थे। और एक चीज और उन्होंने पूछा, जब किसी सांसद ने पूछा कि वो वहाँ पे जो पढ़ते हैं उसको क्या नाम देते हैं, तो वो बोला है मैकॉले कि जब मैं पूछता हूँ किसी विद्यार्थी से आप क्या अध्ययन कर रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो, तो कोई कहता है हम शिक्षा ले रहे हैं, कोई कह रहा है हम विद्या ले रहे हैं। इन चीजों में क्या डिफरेंस है ये मुझे अभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया। पर इसमें क्या है, विद्या, हम अपने आप को क्या बोलते हैं, विद्यार्थी, मतलब हम लेने तो विद्या जा रहे हैं, लेकिन वही है ना, सब खिचड़ी बना दी, सब तोड़ मरोड़ दिया। शिक्षा एक्चुअली है जो हमारे जीवन उपार्जन के लिए जरूरी है, जैसे हमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, जो भी पढ़ा हमने। और विद्या है वो विद्या जो कि हमारी आत्मा के लिए जरूरी है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, वो क्या है, विद्या। तो शिक्षा और विद्या दोनों का अध्ययन करते हैं यहाँ पे विद्यार्थी, जो अपनी लाइफ चलाने के लिए भी और इस लाइफ के बाद जो है उसके लिए भी, दोनों का अध्ययन होता है वहाँ पे। और फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ पे जो हायर स्टडी सेंटर है, हायर स्टडी सेंटर का मतलब है यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो उसने बताया कि हाँ वहाँ पे 15,800 यूनिवर्सिटी हैं। जैसे हमने तो कुछ के नाम सुने हैं, जैसे नालंदा हुआ, तक्षशिला हुआ, लेकिन उसने इनका डेटा दिया। जैसे उसमें एक दो के एग्जाम्पल है, जैसे अमरावती यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी जो है ना अपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में माहिर है एकदम। जैसे अमरावती यूनिवर्सिटी थी वो मेटलर्जी के लिए,
कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करें, एक्सट्रैक्शन करके उसको मतलब पहले तो पृथ्वी से कैसे उसको निकालें, फिर उसको कैसे अलग करें, सोना, तांबा, चांदी, तांबा नहीं सॉरी सोना, ये क्या बोलते हैं उसको, कॉपर, तांबा ही बोलते हैं, हाँ चांदी, ये सब इनको निकालें कैसे और फिर इनको कैसे अलग करें। तो मेटलर्जी में थी। और कांगड़ा यूनिवर्सिटी जो थी, कांगड़ा मतलब हिमाचल, वो थी सर्जरी में। और सर्जरी भी क्या, राइनोप्लास्टी, जो मॉडर्न आज हम देखते हैं ना, राइनो जिसको बोल सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी। तो उसने बताया कि मैंने खुद देखा वहाँ पे कि किसी का एक घुटने के नीचे की स्किन निकाली और नाक पे लगा दी और 21 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। तभी वहाँ पे एक सांसद बैठा था, वो एकदम चिल्ला के बोला कि हाँ मैंने भी देखा, मेरे साथ भी हुआ। उसका नाम था कर्नल कूट। कर्नल कूट ने बोला कि मैं हैदर अली के साथ युद्ध हुआ था, तब मैं गया था वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने मेरी नाक काट दी थी। उसके बाद मैं वहाँ से बच के बेलगांव गया, और बेलगांव में वहाँ पे एक वैद्य ने पता नहीं कैसे करके मेरी नाक जोड़ दी और बिल्कुल ठीक हो गई। आज आप देख सकते हो ये। तो इतना ज्यादा मतलब डेवलप्ड था हमारा देश, जिसकी आज हमने बिल्कुल जो वो खिचड़ी बना के गए उसको हमने स्वीकार कर लिया, और अभी हम उसमें बह रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और उन्होंने बताया कि बिना जंग का लोहा तो उन्होंने 10वीं शताब्दी में बना लिया था। हमने उनसे ही सीखा है बिना जंग का लोहा बनाना। और मतलब मेहरौली का खंबा है आज भी, जिसपे आज तक भी जंग नहीं लगी, और आज भी साइंटिस्ट देख रहे हैं कि वो कैसे बनाए। उन्होंने बताया कि अच्छा हमारे यहाँ पे चिकित्सा कैसे होती है, तो उसने बताया कि हमारे यहाँ तो एक हिप्पोक्रेटिस मेडिसिनल सिस्टम है। उसमें क्या कहते हैं, ग्रीस का था हिप्पोक्रेटिस कोई। उसने ये बताया कि यदि आपको कोई भी बीमारी हो रही है, जैसे आपको यदि बुखार आ जाता है तेज, या फिर यदि आपको खांसी जुकाम हो गया, या आपको कोई भी बीमारी हो गई, तो उसका कारण है आपका रक्त दूषित हो गया। तो उस रक्त को निकाल दो, रक्त को निकालने से वो बीमारी जो होगी वो ठीक हो जाएगी। तो उसने बताया कि मेरे को भी जब बुखार आता है तो मैं जाता हूँ, तो वो मेरी नस काट देता है, वहां से ब्लड निकलता है, और फिर वो कहता है ठीक हो जाएगा। और बोले इंडिया में तो बोलते हैं वो एक कोई चूर्ण देता है, उसको खाते हैं, और वो भी ज्यादा दिन नहीं खाना पड़ता, खाते ही वो ठीक हो जाता है, मतलब दूसरे दिन वो ठीक हो जाता है। और ऐसी जड़ी बूटी वो जाने क्या करते हैं, जड़ और बूटियां वो निकाल के, और ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, उन कॉम्बिनेशन से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपने देखे कोई कॉम्बिनेशन, आपने कोई लिस्ट बनाई? तो बताता है कि हाँ मैं कितनी 16,000 कितनी तो मैं बना चुका हूँ, और कितनी मतलब एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता। बोला अभी मैं और बना रहा हूँ। तो मतलब कितना हमारे पास भंडार था इस चीज का भी, जड़ी बूटियों उनसे ही सारी बीमारी जो थी वो ठीक कर देते थे। और उन्होंने बताया फिर वही कि प्राइमरी लेवल तक वो बोलते हैं जीवन जो है वो एकांगी नहीं है, मतलब प्राइमरी लेवल तक आपको सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। फिर जब एक चीज में इंटरेस्ट है फिर उसमें उसको स्पेसिफिक बनाया जाता था, और फिर वो समाज में जाता था। तो जो बोलते हैं कि प्राइमरी लेवल तक आपको सबका ज्ञान होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप एक समाज में रहते हो, वहाँ पे एनिमल्स भी हैं, पक्षी भी हैं, सब कोई है वहाँ पे, और सबके अंदर आत्मा है। तो कभी भी किसी को भी आपकी जरूरत है तो आप कम से कम प्राइमरी लेवल का ज्ञान होगा तो आप उसको वो हेल्प दे तो सकते हो। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे प्लेटो ने क्या बोल दिया, आत्मा सिर्फ राजा के अंदर है, आत्मा सिर्फ राजा के अंदर है, और उस स्त्रियों में आत्मा नहीं है। और क्या बोला कि ना उसके पीछे भी उसने नीचे डिवीजन किए कि फिर उसके राजा के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, फिर उसके बाद और आते हैं ऐसे करके, और सबसे नीचे 4th नंबर पे स्त्रियां थी। तो अगर भूले भटके किसी और में अगर आत्मा आ भी गई तो स्त्रियों में कभी नहीं आती। तो इसलिए वहां पे कहते हैं कि इसलिए उसने बोला स्त्रियों को गवाही देने का अधिकार नहीं है। तो वहां पे 1950 तक स्त्रियों को गवाही देने का अधिकार नहीं था। इवन वो अपना बैंक अकाउंट भी अपने नाम से नहीं खोल सकती थी, या तो पति के नाम से, पति नहीं है तो बेटे के नाम से, और बेटा भी नहीं है ना तो पड़ोसी के बेटे के नाम से। ये था वहां पे। फिर यहाँ पे फ्रांस में एक वुमेन हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, जो सिमोन दी बाउअर एक स्त्री वो थी, मतलब सिमोन दी बाउअर थी। उन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाई किया था, और फिर लड़ाई करते करते वो मर गई थी। और जब तक वो जंग लड़ी इसके लिए कि वुमेन को अधिकार मिलना चाहिए, जब वो मरी तब तक ये हुआ कि 3 स्त्रियों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर है। तो उन्होंने बोला मैं इतना ही कर सकी, इससे कम से कम स्त्रियों को एक ही अधिकार तो मिला, इससे ज्यादा मैं भी नहीं कर पाई। तो ये वहाँ पे स्त्रियों, और हमारे यहाँ पे स्त्रियाँ क्या है, अध्यापक भी हैं, पढ़ा रही हैं, आचार्य वर्ग भी हैं, और फिर भी हमारे यहाँ पे बाद में उसको किस तरह से जब बाद में पेश किया तो कैसे पेश किया कि स्त्री बहुत बेचारी है ना, इस तरह से सारी चीजें हमारे सामने रखी गई। आज के बच्चे भी यही मानते हैं ना, क्योंकि वो वही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यही मानते हैं ये पहले सिचुएशन बहुत खराब थी स्त्रियों की।
पर ऐसा नहीं है, वहाँ की स्थिति ये थी। यहाँ पे बताते हैं भारत में आधे से ज़्यादा गुरुकुल की आचार्य जो है वो महिला हैं, क्योंकि वो मानते हैं, यहाँ पे इंडिया में माना जाता था कि स्त्री जो है परमात्मा के ज़्यादा करीब है, क्योंकि स्त्रियों में गुण ज़्यादा होते हैं, इस तरह से। फिर विलियम, अब यहाँ ये मैकॉले बता रहा है, अब विलियम एडम ने तो बहुत बड़ी रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं। विलियम एडम बोल रहा है यहाँ पे, अब उसका जो बॉस है मैकॉले का, कि जो यहाँ पे जो आचार्य और जो विद्यार्थी हैं वो ऐसा ही नहीं है केवल शिक्षा ले रहे हैं और उसी तक सीमित है, वो समाज का कार्य भी करते हैं। इसका एग्जाम्पल उसने दिया, उसने एक गुरुकुल का वर्णन किया जो कि आंध्र प्रदेश में है, सिविल इंजीनियरिंग का गुरुकुल था वो। उसमें 12वीं शताब्दी मतलब 1238 में वहाँ पे कावेरी नदी पे एक डैम बनाया। कावेरी नदी जो है ना पेरिनियल है, पूरे साल उसमें पानी बहता है और मतलब उसका फ्लो बहुत तेज है और उस पर डैम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे उस समय उस पर डैम बनाया जो आज भी है। और वो डैम जो है ना वो जेड शेप का है, मतलब उन्होंने बोला सीधी दीवार बनाएंगे तो फ्लो से वो दीवार टूट सकती है, लेकिन जेड शेप से क्या होगा, पानी की जो वो डायरेक्शन चेंज होगी तो थोड़ी स्लो हो जाएगी, और वो डैम अभी तक है। तो इस तरह से वो, इसी तरह से तमिलनाडु, तो एक दो गुरुकुल के उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब एग्जाम्पल तो ज़्यादा दिए हैं, एक दो मैंने लिखे हैं। तमिलनाडु का एक गुरुकुल है, वहाँ पे क्या सिखाया जाता था, 1 एकड़ में 56 क्विंटल तक राइस कैसे उगाएं। तो गरीब, मतलब ऐसा नहीं था यहाँ पे खेती के लिए, ऐसे नहीं कि किसान जो है ना बहुत मतलब उसको कुछ आता नहीं है, नहीं, ऐसे मॉडर्न टेक्निक्स थी। 1 एकड़ में 56 क्विंटल कैसे गेहूँ वो राइस कैसे उगाएं, ये सब तकनीक कृषि विज्ञान का था वो, ये सब सिखाते थे। तो अब यहाँ पे ये मैकॉले और विलियम एडम कह रहे हैं कि ये जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है इसने इनको इतना पावरफुल बना रखा है, अगर हमें इनके ऊपर राज्य करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गुरुकुल सिस्टम है इसको क्या इलीगल घोषित करना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे करें, उन्होंने पूछा कैसे करें, तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक लॉ बनाओ, कानून बनाओ कि गुरुकुल सिस्टम जो है इलीगल है, इसको वहाँ पे इंडिया में जाएगा ये कानून, वहाँ पे पारित होगा ये। और फिर वहाँ पे उन्होंने ऐसे ही किया, फिर गुरुकुल उन्होंने तोड़े, उन पे बुलडोजर चलवाए गुरुकुलों पे, और कहीं जहाँ विद्यार्थी या जो आचार्य वर्ग नहीं माने वहाँ पे चला रहे हैं, वहाँ पे उनको जेल में डाल दिया और बहुत हिंसा की, कई जगह उनके हाथ भी काट दिए। इस तरह से करके धीरे धीरे उन्होंने गुरुकुल जो है वो ख़त्म कर दिए। और उन्होंने ये बोला बाद में कि संस्कृत भाषा या फिर वहाँ की जैसे अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो लोकल लैंग्वेज में जो शिक्षा दी जा रही है या संस्कृत भाषा में जो शिक्षा दी जा रही है वो सारी गैर कानूनी है, मीडियम इंग्लिश ही होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके जो जहाँ पे जो सर्विस करते हैं, उनके यहाँ जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया कि उनके बनाए हुए कॉन्वेंट स्कूल्स में वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, नहीं उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पहले एक कॉन्वेंट स्कूल खोला, वहाँ पे कुछ अधिकारी जो थे इंडियन जो थे उनको अपने बच्चे भेजने पड़े, धीरे धीरे दूसरे, इस तरह से कर करके कॉन्वेंट स्कूल्स का नंबर जो है बढ़ता गया। और आज हम अपनी सिचुएशन देख सकते हैं कि आज हमारी सिचुएशन क्या है। जो हमारा बता रहे हैं ना, जो समृद्धशाली देश था उसका कारण क्या था, हमारी एजुकेशन सिस्टम, जो अब दोबारा उसको लाना वही है, कितना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एजेंडे होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। और आज वो मैकॉले और विलियम एडम ये कितने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने हमारे अंदर हम आज़ाद हो गए लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं। किसी भी चीज़ को हम लेके देख लें, इंडियन पहनावा, कोई अगर धोती कुर्ता में है तो उसको बड़ा कहीं मॉल में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो उसको बड़ा हीन अपने आप को मतलब उसको ऐसा महसूस करवाएंगे कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया है, और उसको खुद भी उसमें शर्म महसूस होगी। लेकिन उनका पहनावा, यदि हम जीन्स टी शर्ट पहन के वहाँ जा रहे हैं तो उसमें बहुत हम सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। अगर हम अपना हिंदी बोल रहे हैं कहीं पे या संस्कृत बोल रहे हैं तो हम ये सोच, मतलब हमें खुद ही कई बार तो इस तरह की कंपनी में हम चले जाते हैं जहाँ हमें खुद ही महसूस होता है कि बहुत शर्म महसूस होती है। और अगर कोई इंग्लिश या लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे वो बहुत उसका सम्मान हो रहा है और मतलब बहुत वो अपने आप को हाई फाई समझ रहा है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो डाला वो अभी भी वो बीज ऐसा डाल दिया जो कि परिपक्व हो गया और वो आगे बढ़ता जा रहा है। हम अपनी कल्चर जो है, हमारी जो संस्कृति है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। हम उसका
हम उसकी इज्जत तो हम उसकी करते ही नहीं है। हम उसको आज आपके बच्चे हैं, अगर आप आप धोती कुर्ता पहन के उनके स्कूल में चले जाओ तो उनको शर्म महसूस होगी इसमें। तो हमें क्या है ये, लेकिन कोई दूसरे कंट्री में जाओ, वहां ऐसा होगा कि वो आपकी कल्चर को महान माने और अपनी कल्चर को छोटा माने। ऐसा नहीं होगा वहां पे। कब होगा? जब यहाँ का जो पुरातन ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, अगर आप वो देंगे तब होगा। किया हमारे आचार्य वर्गों ने किया। शिला स्वामी प्रभुपाद, हमारे आचार्य वर्ग जब ये फॉरेन गए, जब ये विदेशी कंट्री में गए, तो वहां के विदेशी इनके पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वैदिक ज्ञान, जो रियल ज्ञान है, वो उनको वहां पे दिया। तो ये तभी होगा जब हम अपनी वैदिक संस्कृति को दोबारा अपनाएंगे, दोबारा हमारे आचार्यों ने जो हमें सिखाया है, जब हम ये लेके जाएंगे तब ये होगा। आज हम हिंदू संस्कृति का अपमान करने में लगे हैं। अगर हम नहीं समझेंगे इसकी महत्ता तो धीरे धीरे ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो आज ये जरूरत है कि हम समझें क्या हमारी संस्कृति थी और आज हम क्या बन गए हैं। आचार्य वर्गों ने जो दिया है हमें उसे पालन करना है। जिस तरह से जो ब्रिटिश यहाँ पे अपने जूते की नोक पे हिंदुओं को रखते थे, जब स्वामी प्रभुपाद विदेश गए तो वही उनके पैरों को छूते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारी संस्कृति वहां लेके गए। तो ये हमें समझना चाहिए और हमें ये अपनी संस्कृति का रेस्पेक्ट करना चाहिए। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरि बोल।